सर, यस मनन, टेल मी। मुझे एक डाउट है सर मुझे। बोलो बेटा। सर, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ये कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक है ना, वे है जिससे कि हम सोसाइटी में ये इन नहीं इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, या फीचर्स लिखाए थे कॉन्सेप्ट्स कि ये लिबरल। यस सर। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक है यहाँ तक। इसके आगे भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। सोशल डेमोक्रेसी हमारा पूरा हो गया था बेटा। सोशल डेमोक्रेसी के बाद इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे बेटा, टुडे विल स्टार्ट मॉरल और एथिकल डेमोक्रेसी। इसकी बात करेंगे बेटा हम, मॉरल और एथिकल डेमोक्रेसी। ध्यान दे बेटा, देखो बेटा, इसको मैं स्क्रीन पे चलाने से पहले आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, सब ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, आज अपन सब लोग अपने अपने रिलीजन के लिए अपने मन में काफी स्पिरिचुअलिटी रखते हैं। रखते हैं कि रखते हैं बेटा स्पिरिचुअलिटी? हमारे धर्म के लिए हमारे मन में भावनाएं बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो भी बात हमें बता दी गई है, हम उसको सही मानते हैं और सही मानते हुए उन सबको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये चीज करते हैं कि नहीं करते बेटा ऐसा अपन? यस सर। अपन ऐसा करते हैं या नहीं करते करते हैं हैं बेटा? सर। करते हैं। करते तो हैं। उसी वे में अगर हम बात करें, उसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें, दूसरी बात कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो नैतिक शिक्षाएं दी है, जो मॉरल वैल्यूज दी है, क्या उन्हें भी हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं। तो सेम चीज यहां पर है। कुछ स्कॉलर्स ने हमसे यही कहा है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी की जो बातें हैं उनको भी मॉरली, एथिकली एंड स्पिरिचुअली वे में देखो। डेमोक्रेसी के अंदर जो चीजें हैं उन्हें आप स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मॉरल डेमोक्रेसी या एथिकल डेमोक्रेसी कहलाएगा। क्लियर है बेटा बात? देखो समझते हैं यस अपन सर। अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। मॉरल डेमोक्रेसी के अंदर देखिए, some scholars accepted democracy as a philosophy of moral and spiritual life। क्या किया है बेटा? कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ विद्वानों ने डेमोक्रेसी को किस रूप में एक्सेप्ट किया है? कैसे एक्सेप्ट किया है इन्होंने? एज अ फिलोसफी ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे हमारी लाइफ में मॉरल वैल्यूज हैं, जैसे हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल वैल्यूज है, वैसे ही हमें इसको समझना है। तो मोरल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इज कॉल्ड मॉरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए हमारी जो मॉरल अप्रोच होती है वही क्या कहलाती है बेटा? मॉरल डेमोक्रेसी कहलाती है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम बात को समझे तो आप ये समझ सकते हो, हमने डेमोक्रेसी के इससे पहले, ये सिद्धार्थ, टेल मी व्हाट यू वांट टू बात नो। चल रही है, वही तो बात है, जब तक लेट नहीं होना चाह रहा था। बार फिर से सिद्धार्थ समझाना मुझसे मॉरल डेमोक्रेसी। इसको चलता समझना रहना है दे फिर इसको। से। बताना। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। आपस में कोई भी अब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप केवल चैट पे टाइप करके मुझे बताएंगे और तभी आप लोग पूछ सकते हैं। बीच बीच में अपना माइक और कभी क्लास में डिस्टर्ब ना करें बेटा, ठीक है? चलिए, मॉरल डेमोक्रेसी वापस समझाने के लिए जिसने भी बोला है वो बच्चा लेट करेक्ट हुआ है क्लास के अंदर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए। ध्यान दीजिए बेटा, आगे आप लोग, तो हम बात कर रहे थे बेटा, मॉरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, स्पिरिचुअल वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम डेमोक्रेसी को सीन करते हैं तो वो डेमोक्रेसी क्या कहलाती है बेटा? मॉरल डेमोक्रेसी कहलाती है। अच्छा, और मॉरल डेमोक्रेसी के लिए हमारा जो मॉरल अप्रोच है यही मॉरल डेमोक्रेसी कहलाती है। आगे मैं आपको जो बात बता रहा था वो क्या बता रहा था, ध्यान देंगे। हमने इससे पहले डेमोक्रेसी के कुछ फॉर्म्स पढ़े हैं। हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ा, हमने सोशल डेमोक्रेसी पढ़ा,
हमने कौन सी डेमोक्रेसी पढ़ी? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आप ये समझ सकते हो कि ये जो तीनों टाइप है, ये तीनों इसके थ्योरेटिकल पार्ट हो गए डेमोक्रेसी के, और जो मॉरल डेमोक्रेसी है, जो मॉरल डेमोक्रेसी है, वो इसका कौन सा पार्ट हो गया? प्रैक्टिकल पार्ट हो गया इसका डेमोक्रेसी का। समझिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। Moral democracy is a practical form of all democratic philosophies in which human values are perceived as the basic foundation of society and governance. देखो क्यों माना गया इसको प्रैक्टिकल फॉर्म? मॉरल डेमोक्रेसी को जितनी भी डेमोक्रेटिक फिलोसफीज है उन सब में प्रैक्टिकल फॉर्म क्यों माना गया है? क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट को कंसिडर करने के लिए ह्यूमन वैल्यूज को परसीव मतलब आगे रखा जाता है। सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर दिया जाता है? ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए इसे क्या मानते हैं बेटा हम? इसीलिए इसे क्या माना जाता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए इसे प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा। अब हम ध्यान दीजिए, द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरल डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म was seen in the slogan liberty, equality and fraternity of the liberal democratic revolution of France in 1789। देखो बेटा, फ्रांस के अंदर कहां पर? फ्रांस में 1789 में एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरल डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ था। उस लिबरल डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के अंदर एक स्लोगन दिया गया। स्लोगन क्या दिया गया? लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या दिया गया अपना स्लोगन? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यह स्लोगन हमें दिया गया। इसका मतलब समझो क्या होता है बेटा? लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, आजादी, इक्वलिटी का मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, भाई बंधुत्व होना चाहिए लोगों के बीच में। अब ये जो तीन चीजें हैं, इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। क्योंकि बिना ब्रदरहुड के क्या नहीं आ सकती? लोगों में इक्वलिटी नहीं आ सकती। जब लोगों के अंदर ब्रदरहुड नहीं होगा तो लोग आपस में दूसरे को इक्वल कैसे समझेंगे? और जब तक इक्वलिटी नहीं है तब तक फ्रीडम भी पॉसिबल नहीं है। तो मॉडल डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बेटा मॉरल डेमोक्रेसी की, तो मॉरल डेमोक्रेसी रिलेटेड बेस्ट एक्सप्रेशन कौन से स्लोगन में दिखता है बेटा हमें? वो स्लोगन जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन जब हुआ था फ्रांस में 1789 में, उसमें जो स्लोगन हमें दिया गया था उसमें हमें वो दिखाई देता है। और वो स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, क्या है स्लोगन बेटा वो? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को? चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। मॉरल डेमोक्रेसी में यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं। Here, fraternity among all three has more significant because equality cannot be found without brotherhood and among individuals, and without equality, freedom too cannot be achieved. कह रहे हैं तक? अब ये आपका मॉरल डेमोक्रेसी भी बेटा यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस आर्यन, टेल मी, यू रेज योर हैंड। आर्यन टेल मी व्हाट यू वांट टू नो। आर्यन टेल मी बेटा। Aryan, tell me what you want to know.
ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे बेटा वेरियस थ्योरीज एंड कांसेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए बेटा, डेमोक्रेसी होल्ड्स a broad ideology in itself। डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है एंड स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस क्वेश्चन हु यूजेस द पावर इन डेमोक्रेसी। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि डेमोक्रेसी में पावर कौन यूज कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन अराइज हुआ बेटा कि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन अराइज हुआ दैट हु यूजेस द पावर इन डेमोक्रेसी। इसके बारे में हर स्कॉलर के अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने अलग अलग विचार है। और बाय विच क्लास द रियल यूज ऑफ पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कौन सी क्लास है जो अपनी पावर को सबसे ज्यादा यूज कर पा रही है। सर कैन बी say moral democracy, ethical democracy? Yes, Dhananjay, we can say moral democracy and ethical democracy both are same. Yes, Dhananjay. Okay, Dhananjay, type yes if you got it. Okay. हम आगे बढ़ते हैं बेटा। What kind of relations are there in between the ruler and the ruled? जो लोग राज कर रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर राज हो रहा है, जो लोग हमारे शासक हैं और जो लोग शासन कर रहे हैं, जिनके ऊपर शासन हो रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह का है। एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। Due to some sort of contemplation, various theories and approaches of democracy are presented as such। अब इन सब बातों को समझते हुए हमारे सामने डेमोक्रेसी की कुछ थ्योरीज और कुछ अप्रोचेस हमारे सामने आती है, जिनके नाम है बेटा, पहला है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड है द प्योरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड वन द एलिटिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी, fifth one the Marxist theory and approach of democracy, fifth one the socialist theory and approach of democracy। और ये 5 theories and approach of democracy है, कौन कौन सी है बेटा। the traditional liberal theory of democracy, the pluralist theory of democracy, elitist theory and approach of democracy, the Marxist theory and approach of democracy and the socialist theory and approach of democracy। अब हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इन्हीं को ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को। है कोई डाउट बेटा किसी को। चलिए बेटा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बादल चौधरी बताइए बेटा क्या पूछना है। सर इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी नहीं है क्या। मनन जैन, बेटा ये जो इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी है ना, ट्रेडिशनल थ्योरी लिबरल थ्योरी, इसी को कहते हैं। आगे आ जाएगा, अभी ध्यान देंगे, ठीक है बेटा, आगे आएगा तब ध्यान देंगे। देखिए बेटा आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान दो बेटा, जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है बेटा, ये डेवलप हुई कहां पर, वेस्टर्न कंट्रीज। कहां पर डेवलप हुई बेटा, ये वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुई। और हमें इसकी जानकारी किसके अकॉर्डिंग मिलती है, बादल चौधरी। और जो भी आपको डाउट है बेटा एक बार कंप्लीट होने के बाद पूछेंगे, ठीक है बेटा। हाँ तो हम बात कर रहे हैं
कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुई है किसके अकॉर्डिंग, लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग। अब हुई है डेवलप 3 centuries अगो। ध्यान देंगे बेटा, जो ट्रेडिशनल थ्योरी की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये डेवलप हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग 3 centuries अगो ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ये डेवलप हुई वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं और द पॉपुलर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं एंड पॉपुलर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इस थ्योरी के मेजर थिंकर्स कौन कौन है, हॉब्स है एक तो, लॉक है, रूसो है, बेंथम है, जेएस मिल है, टीएच ग्रीन है, मोंटेस्की है, अब्राहम लिंकन है, जेफरसन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। कुछ ये नाम है जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले माने जाते हैं, और माने जाते हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले माने जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात करें। ऑल दीज स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड देयर आइडियाज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस, लिबर्टी, राइट्स एटसेट्रा। ये सारे जितने भी हमने स्कॉलर्स की बात की है इन सब ने डेमोक्रेसी से रिलेटेड अपने जो आइडिया दिए हैं वो किसके से रिलेटेड दिए हैं कि व्यक्ति खुश रहे, हर आदमी खुश रहे, हर आदमी को अधिकार मिले और हर आदमी को आजादी मिले। और इसी कारण से, इसी रीजन से ये जो डेमोक्रेसी है इसे हम इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। That's why we also call it individualist democracy. कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, बेसिक बिलीफ्स एंड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से बेटा? ये जो हमने इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कह लो इसको, चाहे आप ट्रेडिशनल थ्योरी, सर व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी? पुलकित बेटा, इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी को हम लिबरल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। सॉरी, हाँ, लिबरल डेमोक्रेसी में हर आदमी को उदारवादी बातें कही गई है। इसके कई नाम हो सकते हैं बेटा, नाम तो एक नहीं है। इसको ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, बेसिक बिलीफ्स एंड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आर एस कौन कौन से? देखो, सबसे पहला, मैन इज एन इंटेलिजेंट क्लियर, देयरफॉर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेल्फ इंटरेस्ट इज इनहेरेंट इन हिम। तो पहला फीचर क्या है इसका? पहला फीचर ये है कि इसमें क्या माना गया है कि जो व्यक्ति है, ह्यूमन जो है, की बात कर रहे हैं बेटा, ह्यूमन की, ये भगवान द्वारा बनाया गया सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है, मतलब सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए अपना फायदा समझने की शक्ति उसके खुद के अंदर होती है। अपना इंटरेस्ट, उसको अपना खुद का फायदा कहाँ होगा, अपने हित के बारे में समझने की उसको अंदर खुद के अंदर एक ताकत होती है। ये माना गया है, ये इसका पहला फीचर होता है। क्लियर? सेकंड हम बात करें, ऑल पर्सन्स आर बेसिकली इक्वल। जितने भी लोग हैं ना वो सब समान माने गए हैं। क्या माने गए? सबको इक्वल बेसिस पर देखा गया है, सबको समान माना गया। तीसरा इसका फीचर है बेटा, द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म, द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। गवर्नमेंट का जो निर्माण होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए बेटा? लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब आजादी के हिसाब से और लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के साथ सरकार का निर्माण होना चाहिए। मीनिंग
that the principle of limited governance should be followed. मतलब क्या हुआ बेटा इसका? लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड का मतलब क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड का मतलब होता है बेटा कि शासन कम हो, डायरेक्शन ज्यादा हो। लोगों के ऊपर रूल नहीं करना कि मैं राजा, जो मैंने कह दिया वो सब अच्छा, नहीं, वो व्यवस्था नहीं है। हम आप मतलब जो बात मोदी जी कहते हैं ना कई बार, वो सही कहते हैं गलत कहते हैं वो अलग बात है, कि मैं तो सेवक हूँ, सेवक बनकर वो काम करे, राजा बनकर काम नहीं करे। जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन करे और जहां आवश्यकता नहीं हो वहां पर सेवा करे। क्लियर? आगे हम बात करते हैं बेटा, द विल ऑफ पीपल इज द बेसिस power of government, basic power of government. So the government is merely a trustee of political power. The will of people, लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो इच्छा है वही गवर्नमेंट का बेसिक पावर है, मुख्य ताकत होती है। तो गवर्नमेंट जो क्या है, बेसिकली एक ट्रस्टी है पॉलिटिकल पावर की, मतलब ध्यान रखने वाली एक व्यवस्था है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि संरक्षक के रूप में जिसे हम देख सकते हैं। सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से बता दें, टेक्नोजैमर्स मैं बता देता हूं बेटा। थर्ड पॉइंट का मतलब है बेटा, जो गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मीनिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड। ध्यान दो बेटा, गवर्नमेंट का जो निर्माण होता है ना बेटा, गवर्नमेंट का जो निर्माण होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मतलब होता है बेटा कि आजाद और उदारवादी लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था, मतलब ऐसे संवैधानिक व्यवस्था जिसमें सब कुछ सबके लिए हो, गवर्नेंस कम से कम हो, डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। जो नेता हैं, जितने भी हमारे रूलर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो अपने आप को रूलर न मानकर क्या समझे, अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर मानकर हमारे लिए काम करें। क्लियर है बेटा? टेक्नो जेमर्स कौन है? ये गेमर्स। समझ में आ गया बेटा थर्ड पॉइंट? ओके, चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यूस को आगे करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, देयर आर डेफिनेट एंड फंडामेंटल रूल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के कुछ डेफिनेट और फंडामेंटल रूल्स होते ही होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो कौन कौन से? पहला, गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। बेटा माइक ऑफ करें अपना। गवर्नमेंट को कौन चलाएगा? क्या लिखा हुआ है देखो, गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। गवर्नमेंट को चलाने का काम किसका है? रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिनको लोगों ने चुना है, वो लोग मिलकर सरकार को चलाते हैं। उसके अलावा क्या है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी शुड बी फॉलोड इन द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब भी सरकार का निर्माण होगा, जब भी सरकार को बनाया जाएगा, फॉर्मेट होगी, फॉर्मेशन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, मतलब उसका संचालन किया जाएगा, तब प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी मतलब ज्यादा लोगों की जो इच्छा है वो काम किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब जो लोग ज्यादा चाहते हैं, मतलब 15 लोग में से अगर 8 लोग एक काम को करना चाहते हैं और 7 नहीं करना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी कितने लोगों की है? 8 लोगों की, तो वो काम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी को फॉलो किया जाना चाहिए। आगे हम बात करें, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेह हो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल शुड बी द पर्पस ऑफ गवर्नेंस। और लोगों को की सुरक्षा करना ही सरकार का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये था फिफ्थ पॉइंट इसका। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, पीपल शुड एंजॉय सिविल लिबर्टीज, नागरिक आजादी, एंड टू प्रोटेक्ट देम अ फ्री एंड फेयर जुडिशरी,
मस्ट बी एस्टेब्लिश, और लोगों को बचाव करने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए फ्री एंड फेयर, मुफ्त और न्यायोचित जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था भी स्थापित की जानी चाहिए। मतलब जुडिशियल सिस्टम सब लोगों को अवेलेबल हो जाए और सही न्याय सबको मिले, ऐसी व्यवस्था अवेलेबल होनी चाहिए। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को? लोगों ने, सरकार किसके लिए काम करेगी? लोगों के लिए। सरकार किसकी भलाई के लिए काम करेगी? लोगों के लिए। तो सरकार जो भी काम कर रही है ना, वो उसके लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, इस लोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। यही बात इसके अंदर लिखी है। ठीक है बेटा? ओके ओके सर। वेरी गुड बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए बेटा। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट क्या है। देखो बेटा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद इलेक्शन भी करवाए जाने चाहिए एंड मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी शुड रिमेन अवेलेबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और उन चुनावों में हमेशा एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भी होनी चाहिए। ये भी एक डेमोक्रेसी का के लिए जरूरी है। और गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन। और सरकार क्या करे बेटा? लोगों के जो विचार है उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने क्या पढ़ा है बेटा? ये हमने पढ़ा बेटा ट्रेडिशनल थ्योरी है, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हमने यहाँ पर पढ़ा है। और उसके बाद हमने जो 9 पॉइंट्स पढ़े, ये क्या है बेटा? बेसिक बिलीव्स और फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है। मैं एक बार वापस से इनको रिपीट कर रहा हूँ। देखो देखो, पहला क्या है, ध्यान देंगे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। पहला क्या है, मेन को एक इंटेलिजेंट क्रिएचर माना गया है, इसलिए उसको ये माना गया है कि उसके अंदर ये समझने की शक्ति है कि उसका हित, उसका फायदा किस चीज में है। सारे के सारे लोगों को इसके अंदर इक्वली बेसिस पर ट्रीट किया गया है। गवर्नमेंट को एक लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर फॉर्म किया जाना चाहिए, मतलब एक लिमिटेड गवर्नेंस का फॉर्मूले को यूज किया जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की मेन बेसिक पावर जो होती है वो लोगों की विल होती है, इसलिए गवर्नमेंट केवल लोगों का क्या है? ट्रस्टी है। एक डेफिनेट एंड फंडामेंटल रूल होने चाहिए गवर्नेंस के, जो कि कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट शुड बी रन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी शुड बी फॉलोड, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल शुड बी द पर्पस ऑफ गवर्नेंस। उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबके पास सिविल लिबर्टीज एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्री एंड फेयर जुडिशरी वहां पर होनी चाहिए। हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज अवेलेबल हो, पॉलिटिकल पार्टीज चुनावों को लड़ने के लिए। और गवर्नमेंट को लोगों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा किसी को? सर हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट है बोलो बेटा। पहले सर। नाम बताओ अगर बेटा। नाम बताओ बेटा। सर धनंजय, ओके सर धनंजय। पूछो बेटा। हाँ पूछो। सर अगर किसी किसी कोई प्लान पास किया गया है, कोई प्लान पास किया, कोई स्कीम पास की गई है जिसमें जो 16 मेंबर्स ने 8 ने हाँ करी, 8 ने ना करी, तो फिर क्या होता है इस बेटा कंडीशन में? देखो, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी बेटा वो बताएंगे आपको, बल्कि पहले एक बार मैं इसका आंसर दे दूं बेटा। आंसर दे दूं बेटा मैं पहले इसको धनंजय को। धनंजय बात सुनेंगे बेटा। क्या होता है, आपने कहा सर कोई स्कीम पास हुई। अब स्कीम पास कहाँ होगी? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, अगर नेशनल लेवल की है तो, और अगर स्टेट लेवल की है तो विधानसभा में। अगर नेशनल लेवल की है तो कहाँ होगी बेटा? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। और अगर स्टेट लेवल की है तो कहाँ पर होगी बेटा? विधानसभा में। धनंजय बात करें बेटा, रिप्लाई भी करें साथ के साथ। आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। धनंजय रिप्लाई करें बेटा साथ के साथ। यस सर। ओके, तो बात समझ में आई? अगर नेशनल लेवल की स्कीम है तो कहाँ पर होगी? या तो लोकसभा या राज्यसभा। और स्टेट लेवल की है तो कहाँ पर यस होगी सर, बेटा? विधानसभा में। विधानसभा।
आपकी बात मैं समझ गया, मेंबर्स हो गए, मेंबर्स में से टाई हो गया साहब, आधे लोगों ने यस कर दिया, आधे लोगों ने नो कर दिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सब जगह एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है बेटा? एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे भी हमारे यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? मिस्टर ओम बिरला। धनंजय, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो उस अध्यक्ष के पास इस टाई की कंडीशन में वोट देने का अधिकार होता है। अगर अब वो यस कर देगा तो वो 8 के हो गए नो यस वाले, तो वो काम यस हो जाएगा। अगर उसने नो कर दिया अध्यक्ष ने, चेयरमैन ने, तो अब नो कौन से हो गए? नहीं होने वाले, तो वो काम नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि चेयरमैन को वोट देने का राइट केवल और केवल टाई की सिचुएशन में ही होता है, वरना नहीं होता है। बेटा धनंजय? ओके सर। यस सर। अब कुल कितने पूछा बेटा मेरे से कि इनमें से इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इंडिया में बेटा पॉलिटिकल, मोरल, सोशल सारी डेमोक्रेसी है। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया में क्या है बेटा? डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी को हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का हर फॉर्म किसी न किसी रूप में इंडिया में अवेलेबल हमें मिलेगा। ठीक है बेटा पुलकित? पुलकित क्लियर है बेटा? ओके सर, वेरी गुड बेटा। चलिए, अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया बेटा। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। अब हम सेकंड अप्रोच पढ़ते हैं बेटा, द प्लूरिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। प्लूरिस्ट थ्योरी की हम बात करते हैं बेटा। देखिए ड्यू टू सम रीजन मुझे आज की क्लास यहीं पर कैंसिल करनी होगी। सुन रहे हो बेटा सर? ड्यू टू सम रीजन मुझे आज की क्लास यहीं पर कैंसिल करनी होगी। नेक्स्ट क्लास मैं कल लूंगा। कल आपका शेड्यूल नहीं है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू क्लास।